जो पहले हमने पढ़ा है कि स्टेशनरी वेव्स का फर्स्ट मॉड, अब हम स्टेशनरी वेव्स का सेकंड मॉड जो है वो पढ़ेंगे। सेकंड मॉड में हमारे पास वही एक स्ट्रिंग होगी जिसके दोनों एंड्स जो हैं वो क्लैंप किए हुए हैं। अब इसमें हम एक लूप की बजाय दो लूप्स प्रोड्यूस करेंगे, सिंगल लूप नहीं बल्कि दो लूप बनेंगी, और दो लूप जब बनेंगी तो हम इसको कहते हैं कि ये सेकंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन आ गया। इफ़ द सेम स्ट्रिंग इज़ प्लग्ड फ्रॉम वन क्वार्टर, यानी आपने उसके पहले सेंटर से उसको प्लग किया था, अब आपने उसके वन क्वार्टर यानी वन फोर्थ जहाँ पे उसका पार्ट आ रहा होगा तो आपने वहाँ से उसको प्लग करना है। जैसे अगर फ़र्ज़ करें आपके पास 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है तो पहले आपने उसको 50 सेंटीमीटर जाके जहाँ पे उसका बनता था वहाँ पे आपने उसको प्लग किया, लेकिन अब आप उसको 25 यानी वन फोर्थ पे आप उसको प्लग करेंगे, वन क्वार्टर पे of then if the same string is plugged from one quarter of the its length, then again stationary waves will be set up with the nodes and antinodes। तो फिर दोबारा से स्टेशनरी वेव्स बनेंगी, उनके नोड्स भी होंगे और एंटीनोड्स भी होंगे जैसे आपको फिगर में नज़र आ रहा है। अब ये वही एल लेंथ की अगर आपके पास स्ट्रिंग है तो अब इसके ऊपर दो लूप्स जो हैं वो बन गई हैं। इन दो लूप्स में अगर हम देखें हमारे पास दो एंटी नोड हैं और तीन नोड हैं, और अगर हम देखें पूरी एक वेव कंप्लीट वेव बनी हुई है जिसकी यानी फुल वेव लेंथ जो है वो लैम्डा के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी टोटल लेंथ जो है स्ट्रिंग की वो इक्वल टू लैम्डा है। ठीक है, और हाफ के लिए जो फर्स्ट मोड था उसके लिए लैम्डा बाई 2 थी। ठीक है, अब ये देखें कि नोट दैट the string vibrates in two loops. This particular configuration of the nodes and antinodes has developed because the string was plugged from the position of an antinode. As the disturbance between the two consecutive nodes is half of the wavelength, so this figure 8.14, this one 8.14, this figure shows that the length L of the string is equal to the wavelength of waves set up in this mode. If lambda 2 is the measure of the wavelength for this mode of these waves, then lambda 2 is equal to L, यानी lambda 2 equal to total length L आ रहा है। The comparison of this equation, यानी ये वाली जो इक्वेशन है इसको अगर हम पिछली इक्वेशन जो 8.14 थी 8.14 इक्वेशन ये देखें, इसमें लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2L था, उसमें लैम्डा 2 इज इक्वल टू L है। अगर हम इसके साथ इसका कंपैरिजन करें, दिस शोज दैट द वेवलेंथ इन दिस केस इज़ हाफ ऑफ दैट ऑफ इन द फर्स्ट केस। तो इस केस में दोनों में आपको जो वेवलेंथ का फ़र्क है वो नज़र आ रहा है। उसमें लैम्डा बाई 2L के इक्वल था, इसमें लैम्डा जो है वो इक्वल टू L है। तो दिस कंपैरिजन शोज दैट द वेवलेंथ इन दिस केस इज़ हाफ ऑफ दैट इन दी फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में पूरी लेंथ L पे वेवलेंथ जितनी भी हमने मेजर की थी, और इसमें उतनी ही लेंथ पे दो आपको जो है हाफ वेवलेंथ जो है वो नज़र आएंगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हाफ ऑफ द फर्स्ट केस है। सो दिस फिगर जो है इक्वेशन जो अभी हमने लैम्डा 2 इज इक्वल टू L पढ़ी है, दिस शोज दैट द स्पीड ऑफ द वेव डिपेंड्स अपॉन द टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो कि हमने पहले ही कैलकुलेट की थी। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द स्ट्रिंग इज़ प्लग्ड, यानी अगर हम बात करें ना इस इक्वेशन की v इज़ इक्वल टू एफ बाई एम, तो f बाई एम में ऐसी कोई बात नहीं आती जिससे हम ये कह सकें कि इसमें दो वेव्स प्रोड्यूस हुई या तीन वेव्स प्रोड्यूस हुई या जितनी भी की हैं, यानी कहाँ से उसको प्लग किया। तो हम कहते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है ना ये 8.15 यानी v इज़ इक्वल टू एफ बाई एम,
तो ये तो हर एक के लिए सेम ही रहेगी, ये नहीं बदलेगी ना। तो बदलता क्या है, लैम्डा एल बदल जाता है, यानी ये हमारे पास या फ्रीक्वेंसी बदलेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में लैम्डा के साथ उसका रिलेशन है। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ से, किस जगह से उसको स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, तो उससे उसकी स्पीड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो स्पीड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट from where the string is plugged to generate the waves. So the speed of the waves will be the same in two cases. If the frequency f2, अब हमने सेकंड मोड यूज़ किया है, तो सेकंड मोड में frequency f2 of vibration of the string in its second mode that is given as v is equal to f lambda. अगेन हम वही रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। तो v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा हम इस्तेमाल जब करते हैं, तो यहाँ पे एफ, ये वाला जो है ये f2 लैम्डा 2 होगा, और लैम्डा 2 हमारे पास इक्वल टू l है, अभी हमने देखा है। तो हमारे पास v इज़ इक्वल टू f2 इंटू लेंथ l आ गया। और अगर हम यहाँ से निकालें f2 की वैल्यू, वो आ जाएगी v ओवर l, वेलोसिटी ओवर लेंथ। ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशन है, इसको कंपेयरिंग इट विद इक्वेशन 8.16, ये वाली इक्वेशन यानी f1 इज़ इक्वल टू वी ओवर 2l था, इधर f2 इज़ इक्वल टू वी ओवर l आ गया। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, f1 v ओवर 2l और f2 v ओवर l है, तो ये f2 है, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो f1 का डबल नज़र आ रही है। देखिए उसका ओवर 2 था, इसका ओवर 2 नहीं है, तो f2 इज़ डबल्ड देन फ्रीक्वेंसी ऑफ f1, यानी जो फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी थी सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी उससे डबल हो गई है। सो हम कह सकते हैं कि f2 इज़ इक्वल टू 2f1। इसी तरह अगर f3 होगा वो इक्वल टू 3f1 हो जाएगा। 4f होगा, f4 अगर हम निकालेंगे तो वो 4f1, यानी इसी तरह जो जैसे जैसे n की वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो उसके साथ ही ये फ्रीक्वेंसी जो है, जितना भी उसका नंबर होगा फ्रीक्वेंसी का, वो मॉड के नंबर के साथ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो उसके साथ मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो हम डायरेक्टली इसका फार्मूला है fn इज़ इक्वल टू nf1 जो है वो लिख देते हैं, और यहाँ n की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4, यानी वो मॉड पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा मॉड है। Thus when the string vibrates in two loops, its frequency becomes double than when it vibrates in one loop. Similarly, by plucking the string properly, it can be made to vibrate in three loops with nodes and antinodes, as shown in this figure 8.15. In this case, the frequency of the waves will be f3 is equal to 3f1 and the wavelength will be equal to 2l over 3. ये चेंज होती जाएगी ना उसी तरह जैसे जैसे ये इसकी लूप्स जो है वो चेंज होती जाएंगी। Thus we can say that if the string is made to vibrate in n loops, अगर हम n loops बनाएं, the frequency of the stationary waves set up to the string will be fn is equal to n f1 and the wavelength will be equal to lambda n is equal to 2 over 2l over n, यानी 2l over n। फर्स्ट के लिए अगर हम देखें ना बेटा, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2l आ रहा है, और लैम्डा 2 देखें तो वो 2l over 2, यानी 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा 2 इज इक्वल टू l आ रहा है। अगर हम 3 के लिए करेंगे तो वो 2l over 3 आ जाएगा, 4 के लिए करेंगे तो 2l over 4 आ जाएगा। तो इस तरह से लैम्डा जो है वो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ लूप्स चेंज होंगे वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। यहाँ पे जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ़ लूप को शो कर रहा है, कितनी नंबर ऑफ़ लूप है, और इसी जितना उसका नंबर ऑफ़ लूप होता है उसी को हम उसका वाइब्रेशन का मॉड कहते हैं। It is clear that as the string vibrates,
In more and more loops, its frequency goes on increasing and wavelength gets corresponding shorter. और जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है उसके साथ उसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट होती जाती है. However, the product of frequency and wavelength is always equal. और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ना v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वो इक्वल टू हमेशा कांस्टेंट रहता है. और वो क्या है, वो इसकी v है, स्पीड है, द स्पीड ऑफ द वेव. दस दिस डिस्कशन जो अभी हमने सारी की है, दैट क्लियरली एस्टेब्लिश दैट द स्टेशनरी वेव्स हैज़ अ डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट इज़ f1 2f1 3f1 so on nf1 विच इज़ नोन एज हारमोनिक सीरीज़. इस चीज़ को हारमोनिक सीरीज़ कहते हैं. यानी फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट हारमोनिक, सेकंड मॉड की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेकंड हारमोनिक, और इसी तरह जो है वो थर्ड हारमोनिक, nth हारमोनिक तक हम चले जाते हैं. द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं. और जो nth फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट की n टाइम्स या n मल्टीपल होती है. यानी अगर सेकंड है तो वो सेकंड मल्टीपल होगा, थर्ड मल्टीपल, इस तरह से होती है. ठीक है. So the fundamental frequency f1 corresponds to the first harmonic. The frequency f2 is equal to 2f1 corresponds to the second harmonic, and so on. The stationary waves can be set up on the string only with the frequencies of harmonic series determined by the tension, length and mass per unit लेंथ. वो आपने देखा है ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. टेंशन एफ आती है, उसकी लेंथ आती है, और मास पर यूनिट लेंथ. ये वाला फार्मूला देखें, ये देखें जो 8.17 में f1 इज इक्वल टू 1/2L f/m²रूट. ये किन चीज़ों पे, तीन चीज़ों पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है. लेंथ L ऑफ द स्ट्रिंग, tension in the string, and mass per unit length of string. So this is important thing कि फ्रीक्वेंसी जो हारमोनिक्स की है वो इन तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है. वेव्स नॉट इन हारमोनिक सीरीज आर क्विकली डैम्प्ड आउट. और जो इस तरह की हारमोनिक सीरीज, अगर ऐसी वेव प्रोड्यूस हो जो n की मल्टीपल में उसकी फ्रीक्वेंसी ना आती हो तो वो ख़त्म हो जाती हैं. ठीक है, क्विकली डैम्प हो जाती हैं, जल्दी से वो फिनिश हो जाती हैं. सिर्फ वो ही जो होंगी कंटिन्यूस स्टेशनरी वेव बनती रहेंगी जो इनकी n की मल्टीपल फ्रीक्वेंसी में आती होंगी, यानी जो हारमोनिक्स में आती होंगी, फर्स्ट हारमोनिक, सेकंड हारमोनिक में, इस तरह थर्ड फोर्थ n हारमोनिक. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग ऑन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन बी चेंज्ड ईदर by varying the tension or by changing the length. क्योंकि ये तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है ना, लेंथ पे, और उसके साथ साथ आपने देखा है किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, ये टेंशन पे, और उस तीसरी चीज़ है मास पर यूनिट लेंथ. अब ये कि अगर स्ट्रिंग को उसकी मास तो नहीं चेंज होनी, वो तो उस वक्त कांस्टेंट ही रहनी है, लेकिन उसकी टेंशन और लेंथ चेंज की जा सकती है. जैसे आपने देखा होगा जो वायलिन वगैरह जो बजाते हैं तो वो उनके एंड पे ना उन्होंने सिक्रियो लगाए होते हैं, वो उससे उसको टाइट या लूज़ कर लेते हैं. टाइट करें तो उसकी टेंशन चेंज होती है, जैसे टेंशन चेंज होती है तो उसके साथ ही क्या हो जाता है, उसके साथ ही उसकी हारमोनिक्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं. म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की हारमोनिक चेंज होने का मतलब ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी. साउंड जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो साउंड जो है वो चेंज हो जाती है. सो हम जो है टेंशन को चेंज करने से या लेंथ को चेंज करने से हारमोनिक की फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते. फॉर एग्जांपल द टेंशन इन द गिटार एंड वायलिन स्ट्रिंग इज़ वेरीड बाय टाइटनिंग द pegs ऑन द नेक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. जो इंस्ट्रूमेंट की नेक के ऊपर पैग लगे होते हैं वो उनको क्या करते हैं, उनको टाइट कर देते हैं और या लूज़ कर लेते हैं. वंस द इंस्ट्रूमेंट इज़ ट्यून्ड, अगर उसको एक दफ़ा ट्यून कर लिया, द म्यूजिशियंस वेरी द फ्रीक्वेंसी बाय मूविंग देयर फिंगर्स अलोंग द नेक. फिर वो अपनी नेक के अलोंग अपनी फिंगर्स को मूव करते हैं
यानी वो असल में जो स्ट्रिंग होती है उसको प्लग करके वो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, देयर बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग। तो उससे क्या होता है, यानी वो ये होता है ना कि वो किस जगह पे वो जो है वो प्लग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कितनी लूप्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं, यानी वो असल में उसकी लेंथ को वेरी कर रहे होते हैं। लेंथ वेरी होगी तो उसके साथ फ्रीक्वेंसी वेरी होगी। तो ये थी बेटा स्टेशनरी वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे उसके मोड्स चेंज होने से कैसे फ्रीक्वेंसीज चेंज होती हैं।